ओके, क्लैरिटी की आप डेफिनेशन देखें, उसने यहाँ पे हमें बताया हुआ है। वो कहता है जी क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर। ठीक है, क्लैरिटी की डेफिनेशन में क्या बता रहा है? क्वालिटी ऑफ बीइंग क्लियर, ऐसी क्वालिटी जिसमें चीज़ें क्या हैं वो क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अब वो जो क्लियर चीज़ें वो बता रहा है, वो क्लैरिटी में क्या, यहाँ पे देखें बीइंग क्लियर। ठीक है, अब ऊपर क्लैरिटी है और नीचे वो बीइंग क्लियर है, तो यहाँ से बताते खुद उतना वो पॉइंट क्लियर नहीं हो रहा उसकी डेफिनेशन से, तो उस चीज़ को नीचे वो मजीद आपको बता रहा है कि जी कोहेरेंट एंड इंटेलिजिबल, दूसरा वो बताता है सर्टेन आर डेफिनेट। कोहेरेंट एंड इंटेलिजिबल, कोहेरेंट का क्या मतलब होगा? कोहेरेंट का जो वर्ड है ये निकला है आपका कोहेरेंस से, कोहेरेंस। और जो कोहेरेंस है, कोहेरेंस कहते हैं एक राबता होना या रब्त। उर्दू में एक वर्ड होता है रब्त, आपकी गुफ्तगू में एक रब्त पाया जाता है। जैसे आप अक्सर कोई कोई स्टोरी पढ़ते हैं या कोई नावल पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो आपका एक यू कैन से कि आपकी कम्युनिकेशन में एक सीक्वेंस होता है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट आपकी चीज़ें चल रही होती हैं। लाइक आप अगर कोई ऐसे लिखते हैं, कभी आपने ऐसे लिखा या पढ़ा हो, तो उस ऐसे में क्या होता है कि आपका एक पॉइंट कनेक्टेड होता है किससे? आपके नेक्स्ट पॉइंट से, और नेक्स्ट पॉइंट से मतलब बात से बात जो निकलती है वो चीज़ों की आपस में एक कोहेरेंस होती है, एक पॉइंट्स का उनका आपस में एक राब्ता होता है, एक सीक्वेंस पाया जाता है। अच्छा, ये तो हो गया कोहेरेंट। और दूसरे नंबर पे बताता है इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल का मतलब क्या है कि ऐसी बात जो आप समझदारी से कर रहे हो, समझ बूझ वाली बात है। मतलब कि बोंगी नहीं मारनी कोई आपने, आपकी बात में कोहेरेंस पाई जाए और आपकी बात अंडरस्टैंडेबल भी हो, आप इसको अंडरस्टैंडेबल भी कह सकते हैं, या कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड भी यही होता है, किसी बात को अंडरस्टैंड करना, तो कंप्रीहेंडेबल। ठीक है, जिसको हम कंप्रीहेंड कर सकें, जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकें, जिसको हम एब्जॉर्ब कर सकें हम किसी इंफॉर्मेशन को। तो ये हो गया आपका कोहेरेंस और आपका इंटेलिजिबल। दूसरा पॉइंट वो बताता है सर्टेन आर डेफिनेट। अब ये जो सर्टेन और डेफिनेट है ना, ये चीज़ें हमने कंक्रीटनेस में भी पढ़ी थी। ठीक है, तो कंक्रीट होना और डेफिनेट होना और सर्टेन होना, ये दोनों चीज़ें आपकी यहाँ पे फिर आके थोड़ी सी बच्चा जो है ना कंफ्यूज होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए कि अगर आपकी चीज़ें डेफिनेट हैं लेकिन आपकी कम्युनिकेशन में कोहेरेंस मौजूद नहीं है, तो उस कोहेरेंस का ना होना फिर वो अल्टीमेटली क्या करेगा, वो आपके मैसेज की जो क्लैरिटी है उसको डिस्टर्ब कर देगा। क्लियर यहाँ तक बेटा? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे नीचे कुछ जो पॉइंट्स दिए हुए हैं ना, ये एक बड़ा, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि बड़ी कॉमन सी चीज़ होती है कि बच्चा ये कहता है जी क्लैरिटी और कंक्रीटनेस में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। हमने ये देखना है कि हमारे पास कंक्रीटनेस में कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं और क्लैरिटी में कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं। वो पॉइंट्स हमारे माइंड में होने चाहिए, उसके मुताबिक हमने अपनी जो ऑप्शन है, फिर हम अपना जो आंसर है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। वो बताता है जी क्लैरिटी इन बिजनेस कम्युनिकेशन requires emphasis on a particular message or goal rather than trying to achieve too much all at once. इंपॉर्टेंट लाइन है, एम्फोसिस किस चीज पे होना है? ऑन अ पर्टिकुलर मैसेज और गोल रादर देन ट्राइंग टू अचीव टू मच ऑल एट वंस। वो कहता है जी आप एक टाइम पे एक चीज पे, एक बात पे आप अपना फोकस करें, कोशिश ये करें, एम्फोसिस आपकी किस चीज पे होनी चाहिए कि आप बहुत सारी बातें एक ही दफा में ना करें, एक बात करें, सुथरी बात करें, पहले उसको क्लियर करें, फिर उसके बाद आप अगले पॉइंट पे जाएं। आप बहुत सारी बातें इकट्ठी शुरू कर लेंगे तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आपकी अंडरस्टैंडेबल नहीं रहती। फॉलो कर रहे हैं बात को बेटा? यस सर। यस सर। अच्छा, फिर उसके बाद ये पॉइंट्स आ जाते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ध्यान में रखने हैं। टोटल क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आइडियाज एनहेंस द मीनिंग ऑफ द मैसेज। टोटल क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड आइडियाज, उससे क्या होता है कि आपके जो मैसेज के मीनिंग्स हैं वो इनहेंस हो जाते हैं, वो इम्प्रूव हो जाते हैं। अब यहाँ पे इनहेंस का क्या मतलब होगा? बात किस चीज़ की वो कर रहे हैं? और अच्छी तरीके टोटल क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज इनहेंस द मीनिंग। इनहेंस का मतलब ज्यादा कर लो।
अंडरस्टैंडिंग का डेवलप हो जाए ना, उससे क्या होता है, आपकी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बेहतर हो जाती है। यहाँ पे इनहेंस का मतलब क्या है बेटा? Understand. ठीक है, अंडरस्टैंड। हाँ जी, आपके मीनिंग्स का इनहेंस हो जाना, मतलब मीनिंग्स आपके इनहेंस हो रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी जो क्लैरिटी है वो इम्प्रूव कर रही है। फिर वो ये देखिए, ये वाली लाइन देखिएगा, वो कहता है जी चूज एग्जैक्ट, कंक्रीट, फेमिलियर एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये वाली जो लाइन है ये क्लैरिटी में दी हुई है। चूज एग्जैक्ट, कंक्रीट, फेमिलियर एंड अप्रोप्रिएट वर्ड्स। इसकी मजीद वो डिस्क्रिप्शन में कहता है कि यूज सिंपल एंड वेल नोन वर्ड्स। सिंपल होने चाहिए और आपके जो वर्ड्स हैं वो वेल नोन होने चाहिए। इसमें कोई मुश्किल चीज़? नो सर। ओके। फिर वो कहते हैं स्टेट योर पर्पस क्लियरली। अब क्वेश्चन इसमें से किस तरह से आ सकता है? आपको क्वेश्चन आता है कि जी अगर आप अपना पर्पस क्लियरली बताते हैं तो वो क्या होगी? वो कर्टसी होगी, वो कंसिडरेशन होगी, वो क्लैरिटी होगी या कंक्रीटनेस होगी? ठीक है, तो हमने ये लाइन कहाँ पे पढ़ी? हमने ये पढ़ी क्लैरिटी में, कि अगर हम क्लियरली अपना पर्पस हम बताते हैं या हम सिंपल या वेल नोन वर्ड यूज करते हैं तो उसका ताल्लुक क्लैरिटी के साथ होता है। फिर वो कहता है जी कंस्ट्रक्ट इफेक्टिव सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ्स। आपके जो सेंटेंसेस और जो पैराग्राफ्स हैं ना वो इफेक्टिव होने चाहिए। इफेक्टिव में क्या चीज़ है जी? फिर उसमें वो बताता है कि आपके लेंथ लेंथ कितनी है और यूनिटी कैसी है। फिर उसमें वो बताता है जी कोहेरेंस, और उसके बाद आ जाता है एम्फसिस। ये चार चीज़ें, ये चारों चीज़ों की डिटेल आपको पता होनी चाहिए। लेंथ कहता है जी इंडिकेटिवली सेंटेंसेस मैक्सिमम 15 to 20 वर्ड्स। ठीक है, आपके 15 से 20 अल्फाज का जो है ना वो एक सेंटेंस होना चाहिए। ये क्वेश्चन आता है भैया आंसर। दूसरे नंबर पे यूनिटी। यूनिटी किस चीज़ की? वन मेन आइडिया पर पैराग्राफ। वन मेन आइडिया पर पैराग्राफ, इसमें से भी क्वेश्चन आता होता है। अब वो कहता है कि एक पैराग्राफ में आपने एक ही आइडिया को आपने डिस्कस करना है। जैसे ही आपका आइडिया आपका शिफ्ट हो रहा है उसी तरह से आप अपना जो पैराग्राफ है उसको भी आगे शिफ्ट कर लें। समझ आ रही है बेटा? यस सर। Yes, sir. अच्छा, फिर कोहेरेंस की बात करता है तो कहता है स्टेट क्लियरली एंड बी केयरफुल अबाउट द प्लेसमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेस। क्लॉजेस दो तरह की होती हैं, एक होती है मेन क्लॉज और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो क्लॉजेस का है किसी को कंसेप्ट आप में से? Yes, sir. यस सर। बताएं जरा, को एक्सप्लेन करें कोई। मेन क्लास इंडिपेंडेंट होता है और सबऑर्डिनेट क्लास डिपेंडेंट होता है मेन क्लास पर। ठीक हो गया। एग्जाम्पल इसकी क्या हो सकती है? मतलब हम इसको कहते हैं ही इज अ गुड मैनेजर बिकॉज ही इज वेरी पंक्चुअल। ये हम इसको ले सकते हैं क्लॉज के सेंस में। यस सर। तो इसमें मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सी होगी? He is a good manager. Main class है। He is very punctual is main clause. उसकी जो दोनों ही ही इज अ मेन गुड क्लॉज, मैनेजर इज मेन क्लॉज सर। जो पहला वो मेन क्लॉज है। दोनों ही सर मेन क्लॉज। दोनों ही? सेकंड सबऑर्डिनेट है। बिकॉज के बाद वाली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट है और उससे पहले वाली इंडिपेंडेंट है। देखें, ही इज अ गुड मैनेजर। अब अच्छा मैनेजर होने की बहुत सारी भी चीज़ें क्वालिटीज हो सकती हैं। ठीक है, आप अपने स्टाफ के साथ अच्छे तरीके से बात करते हैं, आप पंक्चुअलिटी शो करते हैं, आप पंक्चुअल हैं, आप रेगुलर भी हैं, आपका इखलाक अच्छा है आपका, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप इंटेलिजेंट हैं। ये सारी चीज़ें आपको गुड मैनेजर बना सकती हैं। लेकिन यहाँ पे जो उसकी गुड मैनेजरशिप है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? उसके पंक्चुअलिटी पे। Punctuality. ठीक है,
अब इसमें वो कहता है कि आपने जो कोहेरेंस है, ठीक है, कोहेरेंस किस चीज़ की, कोहेरेंस जारी बात है आपके आइडियाज़ की, और साथ उसने कहा जी प्लेसमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉजेज, इनका कहता है आपने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना वो ख्याल रखना है। अब इसकी जो कोहेरेंस की एग्जांपल है वो देखें ज़रा, ये देखें। अब कोहेरेंस को वो किस तरह से यहाँ पे बता रहे हैं, वो कहता है जी कंपेयर करें द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। साइबर क्राइम because of the widespread use of computers to store and process personal information is increasing rapidly। क्या मतलब है इस बात का? चले अब दूसरी स्टेटमेंट देखें। साइबर क्राइम इज इंक्रीजिंग रैपिडली बिकॉज ऑफ द वाइडस्प्रेड यूज ऑफ कंप्यूटर्स टू स्टोर एंड प्रोसेस पर्सनल इंफॉर्मेशन। आपको समझ आई है? यस सर। क्या समझ आई है बताएं जरा। कि साइबर क्राइम जो भी है वो इंक्रीज कर रहा है क्योंकि इसका कंप्यूटर्स का वाइड स्प्रेड यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, जिससे पर्सनल इंफॉर्मेशन भी, मतलब कि पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर हो रही है, तो इससे वाइड जो कम सॉरी साइबर क्राइम है तो वो इंक्रीज कर सकता है। बिल्कुल ठीक है। अब देखें, अब दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस आपकी मेन क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास का ही है, ठीक है। वो कहता है कि साइबर क्राइम आपका इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है? क्योंकि आपके जो कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, उनकी यूजेज आपकी ज़्यादा होती जा रही है, और क्योंकि कंप्यूटर्स की यूजेज ज़्यादा हो रही है तो आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो भी ज़्यादा आपकी प्रोसेस में आती है, तो उस वजह से आपका जो क्राइम है ये बढ़ रहा है। अब इसी चीज़ को उसने ऊपर जिस तरह से बताया हुआ है और सेकंड स्टेटमेंट में जिस तरह से बताया हुआ है, अब दोनों में एक्चुअली जो प्लेसमेंट ऑफ सबऑर्डिनेट क्लासेस है वहां से डिफरेंस आपका क्रिएट हो रहा है इस वाले सेंटेंस में, ठीक है। हमें समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है, लेकिन जस्ट उसने क्लॉजेज अपने जो प्लेसमेंट है उसको उसने थोड़ा सा दुरुस्त किया है, और सारी हमें क्लैरिटी होगी, हमें बात की समझ आ गई। क्लियर हो गया ये पॉइंट बेटा? यस सर। यस सर। ओके। चौथी चीज यहाँ पे आ जाती है एम्फसिस। तो एम्फसिस में आके आपको क्या बता रहा है, वो कहता है कि जी बी क्लियर ऑन द सिंगल मैसेज यू आर फोकसिंग ऑन। जो आपका एम्फसिस है ना वो आपका उस मैसेज भी होना चाहिए जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं। मतलब चीज़ों को आपने आपस में वो कहते हैं ना गड़मड़ कर देना, वैसा कोई नहीं आपने करना। कोहेरेंस भी होनी चाहिए, लेंथ का भी उसने आपको बता दिया, यूनिटी का बता दिया, और एम्फसिस आपका उस सिंगल मैसेज पे। उस सिंगल मैसेज का मतलब वो जो बात, कौन सी बात, जो उनसी अंडर डिस्कशन है, ठीक है। जो चीज़ आपकी जो बात आपकी अंडर डिस्कशन है उसको पहले आपने जो है ना फोकस करना है, फिर उसके बाद अगली बात, फिर उसके बाद अगली बात। या ये अगली लाइन में से भी क्वेश्चन आता होता है, क्लियर मैसेजेस मेक इंटरप्रिटेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ईजियर। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, कौन से मैसेज हैं जिनसे आपकी इंटरप्रिटेशन और आपकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है, तो वो आपको पता होना चाहिए वो क्लियर मैसेजेस होते हैं। जाग रहे हैं ना आप लोग? यस सर। यस सर। यस सर। मर्दाना आवाज नहीं आ रही आज कोई। यस सर। ओके। जरार आपने अभी ज्वाइन किया? जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी कमी महसूस हो रही थी आज। जी सर, आ गया हूँ। अच्छा जी। फिर उसके बाद वो कहता है, इसमें से जो ये भी क्वेश्चन आता होता है, क्लियर मैसेजेस स्टिमुलेट द रेसिपिएंट इनटू एक्शन। मैसेज आपका क्लियर होगा तो आपका जो रेसिपिएंट है आप उसको स्टिमुलेट कर सकते हैं। स्टिमुलेट करने का मतलब मुतहरिक करना, ठीक है, किसी से कुछ करवाना, ठीक है, टू मेक समथिंग हैपन, ठीक है। तो स्टिमुलेट आपका जो क्लियर मैसेज होगा तब ही आपका जो रेसिपिएंट है वो स्टिमुलेट होगा कि वो एक्ट कर सके। एक्शन का मतलब आपकी किसी बात पे, जैसे हमने वो पढ़ा था कॉल टू एक्शन, याद है? यस सर। कॉल टू एक्शन जो हमने पढ़ा था बेटा,
अब कॉल टू एक्शन का क्या मतलब है कि आप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जिसमें एक्शन रिक्वायर्ड है, जिस पे अमल रिक्वायर्ड है, तो वो मैसेज हमारा क्लियर होगा तो ही उस पर अमल किया जाएगा, अदरवाइज वो आपका मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी या डिस्टॉर्शन हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपके क्लियर जो क्लैरिटी है उसके कुछ मेन पॉइंट्स थे, इनको आपने जेन में रखना है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए। इस चैप्टर के आपको ना क्वेश्चंस की मैं इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, तो जब हम वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको मजीद उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाएगी। एग्जाम्पल्स और इलस्ट्रेशन में क्या बता रहा है जी, द फॉलोइंग टेबल कंपेयर्स सम सिंपल एंड क्लियर वर्ड्स विद लेस क्लियर एंड मोर कम्प्लेक्स इक्विवेलेंट्स। कुछ वर्ड्स हैं उनको आपस में उसने कंपेयर किया हुआ है, कुछ क्लियर है सिंपल है और कुछ लेस क्लियर हैं और कम्प्लेक्स हैं। सम कोर रूल्स, रूल्स क्या हैं जी इसके लिए, ये जो रूल्स हैं वो हमें पता होने चाहिए। When there is a choice between longer words and equivalent shorter ones, always use the shorter version. जब आपके पास चॉइस अवेलेबल हो, ठीक है, वो कह रहे चॉइस अवेलेबल है आपके पास, आपने लॉन्गर वर्ड्स और इक्विवेलेंट शॉर्टर वंस में से कुछ आपने देखना है कि कौन सा वर्ड आप यहाँ पे यूज करेंगे, तो ऑलवेज यूज द शॉर्टर वर्जन। ये पॉइंट क्लियर बेटा? यस सर। अच्छा, शॉर्टर वर्जन यूज करने का क्या फायदा होगा, एक तो मैसेज आपका सिंपल हो जाएगा, दूसरा मैसेज आपका कंसाइज हो जाएगा, तीसरा आपके मैसेज की ऑटोमेटिकली क्लैरिटी जो है ना वो इनहेंस हो जाएगी। ठीक है, फिर वो कहता है यूज सिनोनिम्स जी सर। इंस्टेड ऑफ लैटिन टर्म्स। लैटिन टर्म्स किसे कहते हैं? लातीनी टर्म होती हैं जो। लातीनी जुबान, ओए ये तो गलत लिखा गया। यस सर। लातीनी जुबान, अब लातीनी जुबान को यहाँ से क्यों हमें मना किया गया यूज करने से? क्योंकि सर किसी को उसके मीनिंग्स नहीं पता होते। क्योंकि वो कॉमन लैंग्वेज नहीं होगी ना। आपको याद होगा हमने एक एक्सियम पढ़ा था, सॉरी यूनिवर्सल कॉम्पिटेंस यस सर। एंड परफॉर्मेंस। अब कॉम्पिटेंस ये जो हमने पढ़ी थी, ये किस चीज की कॉम्पिटेंसी थी बेसिकली? इट वाज कॉम्पिटेंसी ओवर कॉमन लैंग्वेज। कॉमन लैंग्वेज का मतलब जो जुबान हम यूज कर रहे हैं, जो जो जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ, आपकी कॉम्पिटेंसी होगी उस लैंग्वेज में तो आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है तो हमारा जो मैसेज है वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो वो कहता है कि सिनोनिम्स आप यूज कर लें, ठीक है, बजाय इसके कि आप लैटिन टर्म्स यूज करें। फिर कहता है यूज इंग्लिश रादर देन फॉरेन इक्विवेलेंट्स। यूज इंग्लिश, इंग्लिश यूज करें आप। इंग्लिश क्यों इंग्लिश यूज करें? क्योंकि इंग्लिश आपकी एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है। जी सर, दोबारा रिपीट कीजिएगा, समझ नहीं लगी। कह रहा हूँ यूज इंग्लिश रादर देन फॉरेन इक्विवेलेंट्स। अब फॉरेन इक्विवेलेंट्स का क्या मतलब है? देखें, अगर एक वर्ड है फॉर एग्जांपल गो, ठीक है, तो इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं? जाना गो को जाओ। जी सर। या जाओ, ठीक है। अब ये गो आपका इंग्लिश का वर्ड है, गो को जाओ कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? ये उर्दू का जी वर्ड सर। है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो सकते हैं ना? जी सर। इक्विवेलेंट है ना, हो दोनों सकते एक हैं। दूसरे के यूज हो रहे हैं उसकी जगह पे, लेकिन ये इंग्लिश में यूज हो रहा है, ये उर्दू में यूज हो रहा है। तो उसमें वो कह रहा है कि यूज इंग्लिश रादर देन फॉरेन इक्विवेलेंट्स। ठीक है, इंग्लिश चूंकि आपकी एक कॉमन लैंग्वेज का रोल प्ले करती है, एक आपकी स्टैंडर्ड लैंग्वेज होती है, तो नॉर्मली इट इज अज्यूम्ड कि इंग्लिश ऑलमोस्ट सबको आती होती है। ठीक है, तो आप इंग्लिश को यूज करें बजाय इसके कि आप उसके जो फॉरेन इक्विवेलेंट्स हैं या फॉरेन इक्विवेलेंट लैंग्वेजेस जो हैं आप उनको यूज करें। माइट भी कि किसी और को वो वाली जुबान ना आती हो, तो इंग्लिश चूंकि एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है तो वो जी ऑलमोस्ट सर। सबको ही आती होती है। क्लियर जी ये पॉइंट? यस सर। अब ये टेबल कौन सा है जी? टेबल में उसने दिया हुआ ये, अच्छा इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता होता है समटाइम्स। डू यूज और डू नॉट यूज। डू यूज में क्या है जी? आफ्टर। डू नॉट यूज सब्सिक्वेंट। अच्छा, सब्सिक्वेंट का क्या मतलब होता है? बाद में जो आता है।
ठीक है, बाद वाले। अच्छा, अब हो सकता है आप में से किसी बच्चे के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो, ये क्या आ गया, आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि इससे पहले हमने 2-3 जगह पे पढ़ा है सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन, जी सर। ठीक है, कंप्लीटनेस में भी हमने पढ़ा था। तो वैसे तो उसने मना किया है कि आपने ये लिखा हुआ ऊपर डू नॉट यूज, ठीक है, कि सब्सिक्वेंट का वर्ड आपने यूज नहीं करना, लेकिन यहाँ पे उसने जो है ना खुद बुक में यूज किया हुआ है, तो ये खुला तजाद नहीं है। नो सर। और लिखा हुआ है कि नहीं यूज करना, लेकिन आपकी इस बिजनेस कम्युनिकेशन के स्टडी टेक्स्ट में इन्होंने खुद सब्सिक्वेंट का वर्ड यूज किया हुआ है काफी जगह पे। इतना तो सर बहुत सारे मसले हैं सर। सर तो कॉन्टेक्स्ट फिर फिर करेंगे तो ये पॉइंट पे जस्टिफाई माफ कैसे करेंगे होगा? सर। जी अफनान आप बताओ, ये पॉइंट कैसे जस्टिफाई हो सकता है फिर? सर कॉन्टेक्ट बेस पे यूज करेंगे। अब देखें ना, सर बुक में तो हम पढ़ रहे हैं ना, हम पढ़ने के लिए मीनिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं इस वर्ड को, लेकिन बुक में हम बिजनेस कम्युनिकेशन तो नहीं कर रहे, हमने इसे प्रैक्टिकल में यूज नहीं करना। नहीं नहीं, एक मिनट, ये मैंने क्या लिखा है? पार्टी। और ये क्या लिखा है? आफ्टर पार्टी। आफ्टर पार्टी क्या होती है? अब आफ्टर पार्टी सूट करेगा या सब्सिक्वेंट पार्टी सूट करेगा? आफ्टर पार्टी सर। सर आफ्टर पार्टी। आफ्टर पार्टी टर्म है, ठीक है, वो ज़्यादा सूट कर रही है, ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल है, ठीक है। इसी तरह जो कम्युनिकेशन है, ठीक है, उसमें मैं कहता हूँ कि एक है हमारी इनिशियल कम्युनिकेशन और दूसरी हमारी आफ्टर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे आफ्टर का वर्ड इतना कन्वीनियंट नहीं लग रहा हमें, उसकी बजाय अगर हम वर्ड यूज करें सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन, ठीक है, तो सब्सिक्वेंट कम्युनिकेशन ज्यादा फेवरेबल है, यहाँ पे ज्यादा अंडरस्टैंडेबल है। तो अल्टीमेटली जो चीज़ अफनान ने बताई है कि हमने इन सारी चीज़ों में कम्युनिकेट करते हुए फिर हमने कॉन्टेक्स्ट भी देखना होता है और हमने यूटिलाइजेशन ऑफ टर्म्स देखनी है कि कौन सी टर्म को हम कहाँ पे बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। ये जो उसने कहा है कि डू यूज और डो नॉट यूज, ये बिल्कुल ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन इसमें कोई कसम वाली बात नहीं है कि ये वाले वर्ड्स हमने यूज करने ही नहीं है। हमने देखना है कि कौन सा वर्ड कहाँ पे मुनासिब तरीके से अपना रोल प्ले कर सकता है, हमने उस लफ्ज को वहां पे इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल, और कहते हैं डू नॉट यूज। अब ईजी उसने मना क्यों किया यूज करने से? क्योंकि माइट भी किसी को ना पता हो कि ईजी का क्या मतलब है। पे की जगह पे रेम्यूनरेशन, पे किसे कहते हैं? सैलरी को, और रेम्यूनरेशन भी क्या होता है? आपका मुआवजा, ठीक है। तो वो कहता है कि पे का वर्ड यूज कर लें आप, रेम्यूनरेशन का वर्ड यूज ना करें। लेकिन बहुत सारे बिजनेस लेटर्स ऐसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर्स हैं, ठीक है, कुछ टीचर्स परमानेंट सैलरी पे होते हैं, कुछ टीचर्स विजिटिंग पे होते हैं, ठीक है। तो जो विजिटिंग फैकल्टी होती है उसके लिए टर्म सैलरी की फिर यूज नहीं की जाती, उसके लिए रेम्यूनरेशन की टर्म यूज की जाती है, क्योंकि वहाँ पे तनख्वाह नहीं दे रहे, वहाँ पे मुआवजा दे रहे हैं। मुआवजा इन द सेंस कि जितनी उन्होंने एफर्ट की है, जितना उन्होंने टाइम दिया है, उसके अगेंस्ट उतना उनको पे कर दिया जाता है। तो सैलरी में या पे में वो आपकी एक फिक्स हो जाती है अमाउंट। अबाउट की जगह पे कहते हैं सिरसा, सिरसा लेटिन टर्म है, वो पीछे उसने बता दिया कि हमने लेटिन टर्म जो है वो यूज नहीं करनी। होम का वर्ड यूज करें, डोमिसाइल का वर्ड यूज ना करें। अब डोमिसाइल आप सबके बने होंगे, ठीक है, तो होम टाउन जिस तरह से कहा जाता है वो ज्यादा आसान वर्ड है, बजाय इसके कि आप डोमिसाइल वहां पे वर्ड यूज कर रही हो। डोमिसाइल का वर्ड भी यूज होता है लेकिन वो स्पेसिफिक हो जाता है ना, स्पेसिफिक केसेस में आप यूज करते हैं उसको। इनवॉइस, इनवॉइस किसे कहते हैं? बिल रेज करना, ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट, अब स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट जरा टेक्निकल सी चीज है, होती है इनवॉइस भी तो स्टेटमेंट ही है ना, एक तहरीर ही होती है, एक बिल होता है वो। लेकिन कहते हैं जी आप इनवॉइस का वर्ड यूज करें, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट का वर्ड आप
अवॉइड करें। रीज़न फॉर एग्जिस्टेंस, किसी चीज़ का मौजूद होना, ये फ्रेंच में इसका ये बनता है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आ जाता है मेथड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, ये टर्म आप मेथड ऑफ ऑपरेशन, किसी भी काम को करने का तरीका। अब उसका लैटिन टर्म्स में आपको ये बनता है मॉडस ऑपरेंडी। अब मॉडस ऑपरेंडी आप कहेंगे जी आप ये काम कर रहे हैं, ये जो आप बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, तो सर आपको किस मॉडस ऑपरेंडी के तहत पढ़ा रहे हैं? तो आपको समझ ही नहीं आएगी क्या कह रहे हैं आपसे। तो समझ आ गई इन चीज़ों की बेटा आपको? यस सर। ये वाली जो टर्म है ना, ये वाली टर्म अक्सर पेपर में वो पूछ लेता होता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है इस टर्म का। ठीक है, ये प्लेसमेंट वाली हमने जो है ना पहले डिस्कस कर ली हुई है। ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो कहता है जी डू नॉट इंटरप्ट द मेन क्लॉज विद द सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ द इंटरप्शन विल कॉज कंफ्यूजन। अब यहाँ पे देखें ना, इस वाली स्टेटमेंट में, ये जो स्टेटमेंट है इसमें उसने इंटरप्ट कर दिया सबऑर्डिनेट क्लॉज को और मेन क्लॉज को, इसलिए उसकी हमें समझ ही नहीं आई। ठीक है, तो वो क्या कहते हैं कि अगर आप इंटरप्ट कर देंगे तो उससे आपकी एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी, और कन्फ्यूजन क्रिएट होगी तो डेफिनेटली आपका जो मैसेज है वो मिस इंटरप्रेट हो जाएगा, और मिस इंटरप्रेट हो जाएगा तो वो डिस्टॉर्टेड मैसेज होगा। डिस्टॉर्टेड मैसेज होगा तो कम्युनिकेशन आपकी इनफेक्टिव हो जाएगी।